आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की शायद सबसे जानी मानी, सबसे रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में, लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा। नमस्कार। और ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल, पेरिस के लूवर संग्रहालय में ये बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखी है और इसे देखने के लिए रोज हजारों की भीड़ लगती है। पहली नजर में देखें तो एक महिला का साधारण सा पोर्ट्रेट लगता है, पर जैसे ही आप थोड़ा ध्यान देते हैं, लियोनार्डो की बनाई पहेलियां एक एक करके सामने आने लगती हैं। और आज हमारा मिशन एक तरह से यही है, हम इन्हीं पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सुंदर चेहरे की कहानी नहीं है, बल्कि ये कला, विज्ञान और हाँ, इंसानी मनोविज्ञान की कहानी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 500 साल बाद भी इस एक पेंटिंग में ऐसा क्या है जो हमें आज भी अपनी ओर खींचता है। तो चलिए पहली पहेली से ही शुरू करते हैं। उनकी मुद्रा, उनका पोज, आज हमें ये बहुत स्वाभाविक लगता है कि कोई कुर्सी पर हल्का सा घूमकर सीधे हमारी आंखों में देख रहा है, लेकिन 15वीं सदी की शुरुआत में ये कितना बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं। उस जमाने में ज्यादातर पोर्ट्रेट्स में या तो इंसान को साइड से दिखाया जाता था, मतलब प्रोफाइल में। हाँ, जैसे सिक्कों पर होता है। बिल्कुल। या फिर वो बिल्कुल सामने से एक बहुत ही सख्त और औपचारिक पोज में होते थे। लेकिन लियोनार्डो ने मोनालिसा को एक पिरामिड जैसी संरचना में बिठाया। उनका शरीर एक तरफ है पर चेहरा हमारी ओर है। इससे तस्वीर में एक गहराई और एक सुकून का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात, उनकी नजर। हाँ, उनकी नजर, वो सीधे दर्शक से जुड़ती हैं, जैसे वो और हम एक ही कमरे में हो। एक निजी जुड़ाव बनता है और शायद यही सीधा जुड़ाव है जो हमें उनके चेहरे की तरफ खींचता है, और खास तौर पर उस मुस्कान की ओर जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। आखिर उस मुस्कान में ऐसा है क्या? वो इतनी रहस्यमयी क्यों लगती है? इसका राज लियोनार्डो की एक बहुत खास तकनीक में छिपा है, जिसे वो स्फुमातो कहते थे। स्पुमातो? जी, स्पुमातो। इटालियन में इसका मतलब है धुएं की तरह। धुएं की तरह? हाँ, सोचिए, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है, कोई किनारा नहीं छोड़ता, वैसे ही लियोनार्डो ने रंगों को एक दूसरे में मिला दिया। अगर आप मोनालिसा के होठों के कोनों या आंखों के पास देखेंगी तो आपको कोई तीखी लाइन, कोई आउटलाइन नहीं मिलेगी। अच्छा, सब कुछ बेहद नरम और धुंधला है। तो इसी स्पुमातो की वजह से भाव बदलते हुए लगते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कलात्मक अंदाज नहीं था, इसके पीछे गहरा विज्ञान था। लियोनार्डो ने इस बात का अध्ययन किया था कि इंसानी आंख कैसे काम करती है। जब आप सीधे मोनालिसा के होठों पर देखती हैं, तो हमारी आंखें तेज डिटेल्स ढूंढती हैं जो वहां है ही नहीं, तो मुस्कान फीकी लगती है। सही। लेकिन जैसे ही आप उनकी आंखों या गालों को देखती हैं, तो आपकी पेरिफेरल विजन, मतलब साइड की नजर, उन धुंधले कोनों को पकड़ती है और मुस्कान ज्यादा साफ नजर आने लगती है। एग्जैक्टली। अरे वाह, मतलब लियोनार्डो सिर्फ एक चित्रकार नहीं, बल्कि एक तरह के न्यूरोसाइंटिस्ट भी थे। वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को एक तरह से हैक कर रहे थे। आप बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। और ये तकनीक इतनी जटिल थी कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। उन्होंने बरसों तक तेल के पेंट की दर्जनों पतली, लगभग पारदर्शी परतें चढ़ाई, तब जाकर ये असर पैदा हुआ। दर्जनों परतें? जी, कुछ परतें तो इंसान के बाल से भी पतली थीं। ये एक कलाकार का धैर्य और एक वैज्ञानिक की सटीकता का अद्भुत मेल था। ये तकनीकी तौर पे तो समझ आता है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मुस्कान में कुछ ज्यादा ही मतलब निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सदियों से बताया गया है कि ये रहस्यमयी है? कहीं ये सब हमारे मन का वहम तो नहीं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और कुछ हद तक सही भी है। जाहिर है, मोनालिसा की जो प्रसिद्धि है वो हमारी व्याख्या को प्रभावित करती है, लेकिन तकनीक अपनी जगह है। लियोनार्डो ने जानबूझकर एक अस्पष्टता पैदा की। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो खुश हैं या उदास या कुछ सोच रही हैं। उन्होंने बस एक कैनवस तैयार किया। हाँ, एक ऐसा कैनवस जिस पर हम अपनी भावनाएं देख सकें। इसीलिए तो हर किसी को मोनालिसा में कुछ अलग नजर आता है। तो ये वहम नहीं है? ये वहम नहीं, बल्कि कला की जीत है। मुस्कान की पहेली तो समझ आई, लेकिन एक और चीज है जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगती है, पेंटिंग का बैकग्राउंड। वो किसी असली जगह जैसा नहीं लगता। उस समय के ज्यादातर चित्रकार तो जाने पहचाने शहर या लैंडस्केप बनाते थे। लियोनार्डो ने ये सपनों जैसी दुनिया क्यों बनाई? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कोई असली इतालवी लैंडस्केप नहीं है, ये एक काल्पनिक दुनिया है। और अगर आप और भी ध्यान से देखें तो इसमें एक और चालाकी छिपी है। वो क्या? तस्वीर के बाएं और दाएं तरफ का बैकग्राउंड वो एक सीध में नहीं है,
एक सीध में नहीं है। नहीं, बाईं तरफ का क्षितिज, मतलब जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, वो दाईं तरफ से काफी नीचे है। हाँ, अब मैंने ध्यान दिया। ऐसा क्यों है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लियोनार्डो ने जानबूझकर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों को मिलाया, जिससे एक मनोवैज्ञानिक बेचैनी पैदा होती है। आपकी आंखें एक स्थिर बिंदु नहीं ढूंढ पाती। तो ये दर्शकों को असहज होने से रोकता है और पेंटिंग को हमेशा गतिशील बनाए रखता है। मोनालिसा शांत बैठी हैं, पर उनके पीछे की दुनिया में एक अजीब सी हलचल है। और उस दुनिया का रंग भी अजीब है। दूर की चीजें नीली और धुंधली क्यों हैं? ये उनकी एक और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसे एरियल पर्सपेक्टिव या वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये सिर्फ एक कलात्मक ट्रिक नहीं थी। इसके पीछे भी विज्ञान था। हाँ, इसके पीछे भी विज्ञान था। लियोनार्डो ने प्रकाशिकी का अध्ययन किया था। वो जानते थे कि हमारे और दूर की चीजों के बीच हवा में धूल और पानी के कण होते हैं। ये कण छोटी तरंग दैर्ध्य वाली नीली रोशनी को ज्यादा बिखेरते हैं, इसीलिए दूर के पहाड़ हमें नीले दिखते हैं। तो उन्होंने विज्ञान को सीधे अपने कैनवस पर उतार दिया था। बिल्कुल, जिससे तस्वीर में गजब की गहराई पैदा हुई। तो अब तक हमने पोज, मुस्कान और बैकग्राउंड की बात की। ये सब मिलकर एक असाधारण तकनीकी उपलब्धि है। पर ये सब उस दौर की सोच, मतलब पुनर्जागरण या रेनेसां के बारे में क्या कहता है? मोनालिसा एक तरह से पुनर्जागरण की आत्मा का प्रतीक है। उस दौर का आदर्श था रेनेसां मैन, एक ऐसा इंसान जो कला और विज्ञान दोनों में माहिर हो। और लियोनार्डो, वो तो इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। सबसे बड़े। वो एक चित्रकार होने के साथ साथ इंजीनियर, आविष्कारक और मानव शरीर रचना के विशेषज्ञ भी थे। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि उनके सारे ज्ञान का निचोड़ है। इसमें प्रकाशिकी है, भूविज्ञान है, मनोविज्ञान है और मानव शरीर का गहरा अध्ययन है। ये मानवतावाद का भी प्रतीक है, जो उस दौर का मुख्य विचार था कि इंसान और उसकी क्षमताएं ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये पेंटिंग हमेशा से इतनी मशहूर तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, कला की दुनिया में इसे हमेशा सम्मान मिला होगा, पर ये एक ग्लोबल पॉप कल्चर आइकॉन कैसे बन गई? मैंने सुना है इसमें एक चोरी का भी बड़ा हाथ था। हाँ, ये इसकी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है, एक फिल्मी कहानी की तरह। 1911 तक ये एक बेशकीमती कलाकृति थी, लेकिन आम जनता में ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते थे। फिर 21 अगस्त 1911 को ये लूव्र से चोरी हो गई। चोरी हो गई? जी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट चोरी बन गई। किसने चुराई थी और क्यों? चोर का नाम था विंसेंजो पेरुगिया। वो लूव्र में ही काम करने वाला एक इटालियन कारीगर था। अच्छा, वहीं का कर्मचारी। हाँ, वो मानता था कि नेपोलियन ने इस पेंटिंग को इटली से लूटा था और इसे वापस अपने देश ले जाना उसका देशभक्ति का फर्ज था। पर ये तो सच नहीं था। नहीं, सच्चाई ये है कि लियोनार्डो खुद इसे फ्रांस ले गए थे। खैर, पेरुगिया बस म्यूजियम बंद होने के बाद एक अलमारी में छिप गया, पेंटिंग को अपने कोट में छुपाया और बाहर निकल गया। बस इतना आसान? उस समय सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं थी। और फिर क्या हुआ? हंगामा मच गया। दुनिया भर के अखबारों में मोनालिसा की तस्वीर छपी। पहली बार लाखों करोड़ों आम लोगों ने इस पेंटिंग के बारे में सुना और उसकी तस्वीर देखी। पुलिस ने पाब्लो पिकासो जैसे बड़े कलाकारों से भी पूछताछ की थी। हाँ, उन पर भी शक गया था। 2 साल तक पेंटिंग का कुछ पता नहीं चला। फिर पेरुगिया ने उसे इटली के फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश की और पकड़ा गया। हाँ, और पकड़ा गया। जब पेंटिंग वापस लूव्र लौटी तो वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं रह गई थी, वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। तो इस चोरी ने उसे अमर बना दिया। बिल्कुल, कहानी ने कला को और भी बड़ा बना दिया। मैंने जब पहली बार लूव्र में से असल में देखा था तो मैं हैरान थी कि ये कितनी छोटी है। हाँ, ये अनुभव ज्यादातर लोगों को होता है। तस्वीरों और कहानियों में ये हमेशा बहुत भव्य लगती है, लेकिन उसकी मौजूदगी उस छोटे से फ्रेम में भी पूरे कमरे पर हावी थी। शायद यही उसका जादू है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मोनालिसा सिर्फ एक महिला का सुंदर चित्र नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये लियोनार्डो की वैज्ञानिक समझ, उनकी कलात्मक प्रतिभा और इंसानी मनोविज्ञान की गहरी पकड़ का एक संगम है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में हम खुद को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक सवाल है। लियोनार्डो हमें कोई जवाब नहीं देते, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इसकी तकनीकी नवीनता, मनोवैज्ञानिक जटिलता और वो रहस्यमयी आकर्षण, ये सब इसे अद्वितीय बनाते हैं। ये लियोनार्डो दा विंची की असाधारण प्रतिभा का एक अमर प्रमाण है, जो आज भी कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रेरित करता है। और जाते जाते
सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। ये सोचना दिलचस्प है कि क्या किसी कलाकृति का मूल्य सिर्फ उसकी सुंदरता या बनाने की कला में होता है, या फिर उसके पीछे छिपे रहस्य, इतिहास और उन कहानियों में जो समय के साथ उससे जुड़ती जाती हैं। मोनालिसा के मामले में शायद कला और कहानी को अलग करना नामुमकिन है।